153 क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में आपका कि क्रमशः 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाली 3 गोलाकार ठोस गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई गई। यदि इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट की गई हो तो बताइए नई गेंद का अर्धव्यास कितना होगा। तो भैया सबसे पहली बात तो ये कि हम कोई भी वस्तु पिघलाकर कोई अन्य दूसरी वस्तु बनाएं तो हमेशा उन दोनों का आयतन समान होता है। जैसे माना आपके पास कोई एक ये गेंद है और चलो एक गेंद और ये दो गेंद कोई हैं, आपने दो गेंदों को पिघलाया और पिघलाकर एक बड़ी गेंद बनाई। तो जो दो गेंद हैं ये और ये, इन दोनों का मेटेरियल पिघलकर एक साथ मिल जाएगा और मिलने के बाद वो एक गेंद के बराबर यानी दो गेंदों का आयतन इस अकेली गेंद के बराबर होगा। तो जब भी आप कोई भी वस्तु, वो गोला हो, घनाभ हो, बेलन हो, शंकु, कुछ भी A to Z, यदि कोई भी वस्तु पिघलाकर किसी दूसरी वस्तु में डाले जाएगा तो हमेशा एक ही नियम है कि पिघली हुई वस्तु का आयतन नई बनी हुई वस्तु के आयतन का हमेशा बराबर होगा। इसलिए यदि हम यहाँ पर कोई गेंद पिघला रहे हैं यानी ठोस गेंद है तो गोलाकार है, एक गोले की बात चल रही है, तो गोले का आयतन नई गेंद यानी नए गोले के आयतन के बराबर होगा। और भैया देखिए गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है भैया 4/3 पाई r की घात 3, 4/3 पाई r की घात 3। तो इस सवाल में आपके पास 3 गेंद हैं तो किस प्रकार हल करेंगे देखिए। आपके पास 3 गेंदें हैं। पहली गेंद का अर्धव्यास, अर्धव्यास बोलते हैं त्रिज्या को, त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, दूसरे की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और तीसरे की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। अब भैया इन तीनों गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गेंद बनाई जाए तो पूछ रहा है कि भैया उस बड़ी गेंद का अर्धव्यास कितना होगा। तो हमने माना कि नई गेंद का अर्धव्यास अर्थात त्रिज्या r होगा, नई गेंद की त्रिज्या r होगा। देखिए फ्रेंड्स, अब यदि 3 गेंद पिघलाई हैं तो तीनों गेंदों के आयतनों का योग उस अकेली गेंद के आयतन के बराबर होगा। तो पहली गेंद जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है उसका आयतन होगा 4/3 पाई गुणा r की घात 3। अब यदि r 1 है तो 1 की घात 3 तो 1 ही हुआ, प्लस दूसरी गेंद जिसका आयतन 2 सेंटीमीटर है, उस जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है उसका आयतन 4/3 पाई r की घात 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस तीसरी गेंद जिसकी त्रिज्या 3 है उसका आयतन 4/3 पाई, और देखो 3 की घात 3 की बात करें तो 27। ठीक है भाई, और इन तीनों गेंदों के आयतन बराबर होगा उस बड़ी गेंद के आयतन के, और बड़ी गेंद का आयतन भी 4/3 पाई r की घात 3 के बराबर होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक बात और है कि इस प्रक्रिया में जब आप 3 गेंद पिघला रहे थे तो इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हो गई। यदि 25% सामग्री नष्ट हो गई तो हमारे पास जो 3 गेंद का योग है उसमें से 25% नष्ट है तो हमारे पास बचा 75%। तो आप यहीं 75/100 की गुणा और कर दीजिए, क्योंकि जितना भी टोटल 3 गेंदों का मेटेरियल था उस मेटेरियल में से 25% सामग्री नष्ट हो गई तो हमारे पास कितना बचा भाई, 75%। अब आप देख रहे होंगे पहली गेंद का जो आयतन 4/3 पाई है, दूसरे में भी 4/3 पाई और तीसरे में भी 4/3 पाई कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम कॉमन को बाहर निकाल लें 4/3 पाई। और देखिए अंदर क्या बच गया, यहाँ पे 1 प्लस का 8 और प्लस के 27, तो कितना हो गया भाई 36, और बाहर गुणा में 75/100 जुकतु, और बराबर किसके भैया, पहली गेंद जो बड़ी गेंद है 4/3 पाई r की घात 3 के। देखिए दोनों 4/3 4/3 काट दूं, पाई से पाई काट दूं। अब यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि भैया 25 तक काट दो 100 को 4 बार, और 25 से 75 को 3 बार, और 4 से काट दो इसे 9 बार, 9 चौक 36 और 9 तिया 27। तो ये 36 गुणा 75/100 27 आया, और इधर है r की घात 3, और घात 3 का उल्टा घनमूल होता है, इसलिए 27 का जो घनमूल है वो 3 है, इसलिए नई गेंद की त्रिज्या कितनी आई, 3 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा।
तो इस तरह पिघलाने कोई भी सवाल होगा तो हमेशा उन सभी का जो भी वस्तु आपने पिघलाई 2 या 2 से अधिक और कोई भी नई वस्तु बनाई तो उनका हमेशा आयतन बराबर कर दीजिए, आपका सवाल हल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। बताइए कुल कितने मत पड़े। देखिए जब 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेता है। यदि किसी उम्मीदवार ने 30% मत लिए, अब परसेंट होता है भाई 100 का। यदि 100 में से 30% मत किसी एक व्यक्ति के हैं तो दूसरे कितने होंगे, 70%। अब एक के तो वोट हैं 70%, एक के वोट हैं 30%, तो जो अंतर है वो कितना आया, 40% का। ठीक है भैया। अब देखिए माना किसी एक व्यक्ति को मिले, कोई ए है उसे 70 वोट मिले, कोई बी है उसे 30 वोट मिले, तो हार जीत किसकी हुई, 40 वोट की। अब ये तो ये कह दो कि भाई जो बी है वो 40 वोट से हार गया, ये कह दो कि जो ए है वो 40 वोट से जीत गया, यानी हार जीत जो होगा वो अंतर के इक्वल होता है। तो इसलिए अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो हार जीत है भाई 40% से, और सवाल कह रहा है कि वह 16,000 मतों से हार गया। अब 16,000 मतों से हार गया या जीतने वाला 16,000 मतों से जीत गया, परसेंट के अनुसार हार जीत है 40%, यानी 40/100 के हिसाब से, और वास्तविक में कितने से हार जीत है, 16,000 से। इसका मतलब हुआ कि 40% ही 16,000 के बराबर है। अब यदि 40% बराबर 16,000 तो पूछा है भाई कुल कितना। अब कुल के लिए देखो जो 100 बटे में है वो तो पहुंच गया जी ऊपर गुणा में, और जो 40 गुणा में है वो पहुंच गया जी बटे में, क्योंकि बराबर से जब भी आप दाएं से बायां, बाएं से दाएं पक्ष में कोई भी संख्या लिखते हैं तो उसका चिन्ह पलट जाता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, गुणा है तो भाग, और भाग है तो गुणा कर देते हैं। काट कर छोटा कर लीजिए, देखो 1 0 काट दी जाए, और 4 से इसे 4 ही बार काट दूं तो 4, और भैया 1 2 3 4 0, तो कितना आंसर आया, 40,000। तो उस इलेक्शन में टोटल वोट 40,000 पड़ी थी। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 155 कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिला हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। तो क्वेश्चन तो लगभग उसी प्रकार का, देखिए किस प्रकार हल करते हैं भाई। उस इलेक्शन में टोटल 7500 वोट पड़े थे, 7,500 वोट पड़े थे, लेकिन इन मतों में से 20% को अवैध घोषित कर दिया। अब देखिए भाई अवैध का मतलब ये वोट रद्द हो गई। अब रद्द वोट को, अवैध वोट को न तो हारने वाला लेगा और न जीतने वाला लेगा, क्योंकि जो वोट बेकार हैं जो गिनी नहीं जा सकती उन्हें हारने या जीतने वाला नहीं ले सकता। तो इसलिए जब 7500 का 20% अवैध घोषित कर दिया गया तो वैध वोट कितना बचा, 80%। तो सबसे पहले आप 7500 का 80% निकाल लीजिए, तो इसका मतलब वहां पर जो वैध वोट हैं वे टोटल 6,000 वोट हैं जो वैध हैं, जिसमें से हार जीत होगी। अब जो वैध वोट हैं 6,000, उनमें से किसी एक उम्मीदवार ने 55% मत लिए। यदि एक उम्मीदवार 55% मत लेगा तो दूसरा उम्मीदवार 45% मत लेगा, क्योंकि भैया परसेंट तो 100 का ही होता है। अतः दूसरे उम्मीदवार ने वैध मतों का 2700 वोट ली। ठीक है भैया, अगर 7500 वोट हैं उसका 20% अवैध है तो वैध कितना, 80%। इसका मतलब 7500 में से टोटल वैध वोट 6,000 हैं। अब 6,000 में से एक व्यक्ति यदि 55% वोट लेता है तो दूसरा व्यक्ति क्या लेगा भाई, 45%। तो इसलिए आप 6,000 का 45% निकाल लिया, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। सवाल नंबर 156, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत को अवैध घोषित कर दिया गया। अब जीतने वाले उम्मीदवार को यदि 52% मत मिले हों और वह 98 मतों से जीता हो तो बताइए कुल कितने मत पड़े थे। अब इस चुनाव में भी 2 ही उम्मीदवार हैं। अब एक उम्मीदवार 52% मत लेता है, और भैया परसेंट होता है 100 का। यदि 100 में से एक उम्मीदवार 52% मत लेता है तो दूसरे उम्मीदवार ने 48% मत लिए होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों का योग 100% यानी 100% ही होना चाहिए। अब एक के 52%, एक के 48%, तो हार जीत कितने की हुई भाई, 4% से। अब देखिए
जो हार जीत है वो कभी भी अवैध वोट में से नहीं हो सकती, क्योंकि हारने वाला व्यक्ति या जीतने वाला व्यक्ति वोट लेगा तो केवल और केवल वैध वोट में से ही लेगा। तो यहाँ पर जो 4% जो हार जीत है वो केवल वैध वोट के द्वारा ही होगा, क्योंकि 52% या 48% टोटल वोट से नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ वोट अवैध हैं। तो सवाल के अनुसार अगर परसेंटेज देखा जाए तो हार जीत 4% से है, 4/100 से है, लेकिन सवाल में कहा कि वह 98 मतों से जीत गया। तो इसका मतलब परसेंटेज में 4% से हार जीत है, वास्तविक में 98 वोटों से हार जीत है, तो इसका मतलब 4% ही 98 वोट के बराबर होगा। और यदि 4% बराबर 98 है तो देख लो कुल कितना, तो कुल के लिए 100 ऊपर चला गया भैया और 4 बटे में पहुंच गया। और यदि 4% बराबर 98 है तो कुल कितना हुआ 2450। लेकिन ध्यान दीजिए जो ये 98 है वो हार जीत की वोट है, और हार जीत की वोट हमेशा वैध वोट होती हैं, इसलिए जो 2450 है वो केवल वैध वोट है, ना कि टोटल। यदि आपसे पूछा जाए कि भैया उस चुनाव में, उस इलेक्शन में कितनी वैध वोट डाली गई, तो वैध वोट हैं 2450। लेकिन आपसे पूछा कि कुल कितने मत पड़े। अब कुल मत का मतलब है कि वैध हो या अवैध, कुल में तो टोटल गिना जाएगा, इसलिए 2450 में हम अवैध वोट यदि 68 और जोड़ दें तो आपकी टोटल वोट निकल जाएंगे। तो उस चुनाव में टोटल जो वोट हैं वैध और अवैध दोनों 2518 हैं। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी 155 क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे, उसी की ही तरह एक सवाल नंबर 57 आया कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव लड़ा गया और एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% के बराबर मत मिले हों। यदि कुल मत 15,200 हों और 15% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। ध्यान दीजिएगा कितने वैध मत मिले। तो सबसे पहली बात भाई 15,200 वोट टोटल डाली गई, लेकिन 15,200 में से 15% अवैध घोषित कर दी गई। अब हारने वाले की वोट निकालनी हो या जीतने वाले की वोट निकालनी हो, कोई भी अवैध वोट को नहीं ले सकता। इसलिए आपके पास 15% अवैध वोट हैं, तो आप सबसे पहले इसका 85% यानी वैध वोट को ज्ञात कर लीजिए। भाई 100 में से 15 अगर अवैध हैं तो 85% वैध हैं, तो 15,200 का आप 85% ज्ञात कीजिए। जो केवल वैध वोट होंगे, अवैध वोट कट जाएंगे। तो उस इलेक्शन में 12,920 टोटल वैध वोट डाली गई। देखिए भैया वैध वोट, क्योंकि टोटल तो 15,200 है, लेकिन 15% को अवैध घोषित कर दिया गया, तो जो वैध वोट हैं वे आपकी 12,920 हैं। अब इन वैध वोट में से एक उम्मीदवार 55% मत लेता हो, तो जो 12,920 वैध वोट हैं इसका एक उम्मीदवार 55% वोट लेता हो तो दूसरा उम्मीदवार कितनी लेगा 45%, क्योंकि भैया परसेंट तो 100 का ही है। और दूसरे उम्मीदवार के पास कितनी वोट आई 5,814 वोट आई। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 155 की भांति गई था। आप दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिए और हल कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल नंबर 158 आसान क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार की, भाई एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। अब यदि एक उम्मीदवार को 71% वोट मिले हो और वह 756 मतों से जीत गया हो तो कुल कितने मत पड़े। अब भाई परसेंटेज तो लंबरदार 100 ही होगा। अब 100 में से एक व्यक्ति 71% मत ले रहा है तो दूसरा व्यक्ति कितने वोट लेगा 29%, क्योंकि परसेंट तो 100 का ही है। अब 100 में से एक व्यक्ति ने 71 वोट ली तो 100 में से माइनस कर लीजिए, दूसरे के पास 29% वोट आई, तो इसलिए जो हार जीत है वो 42% वोट से है। अब देखिए यदि बात भाई परसेंट की जाए तो 42% यानी 42/100 से हार जीत है। और सवाल की बात की जाए तो 756 से हार जीत है। अभी 2 3 4 क्वेश्चन हम सेम इसी की बातें निकाल रहे थे, तो यहाँ पर 42% ही 756 के बराबर है। तो ये पूछ रहा है कि भाई कुल कितने वोट हैं। अब कुल के लिए 100 पहुंचेगा जी ऊपर और 42 आएगा जी नीचे। आगे काट के आप स्वयं कीजिए, आपके लिए क्वेश्चन है। अब देखिए 159 क्वेश्चन की बात की जाए, अभी आप 155 क्वेश्चन पढ़ रहे थे, फिर आपने 157 क्वेश्चन पढ़ा। अब उसी की भांति 159 सवाल आपके लिए है, आप स्वयं हल कीजिएगा कि भैया एक उम्मीदवार ने 52% मत लिए, लेकिन टोटल वोटों का 25% को अवैध घोषित कर दिया गया।
और यदि कुल जो मत हैं या वोट हैं 8,400 पड़े हों तो दूसरे को कितने वैध मत मिले। मैं आपके लिए ऑप्शन भी लिख दूं साथ साथ। तो देखिए 3296 आंसर होगा या 3276 होगा या 3196 होगा या 3024 होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। और यदि इनमें से कोई नहीं है हुआ तो आपको बताना होगा कि फिर क्या होगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं का मतलब न ऑप्शन ए है, न ऑप्शन बी है, न ऑप्शन सी है, तो कुछ तो होगा। वो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपका आंसर क्या होगा। सवाल नंबर 160 है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है, तो कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात बताइए। सवाल के अनुसार लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है। देखिए परसेंट होता है 100 का। अब लड़कियों से 16% अधिक लड़के हैं, इसलिए अगर लड़कियां 100 हैं तो लड़के 16% अधिक 116 हैं, तो अनुपात कितना हुआ 116 अनुपात 100। काट कर छोटा कर दीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 161 की। 161 क्वेश्चन है भाई कि एक परीक्षा में ए ने 52%, बी ने 64% और सी ने 74% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 750 हों तो तीनों का औसत बताओ। अब देखिए आपसे पूछा है भैया तीनों का औसत। सबसे पहली बात कि औसत क्या है। देखिए औसत का सूत्र होता है कि योग बटे संख्या। औसत यानी एवरेज बराबर योग बटे संख्या। आप जितनी भी संख्याओं का योग कर रहे हैं यदि आप उसी से भाग कर दें तो औसत हो जाएगा। औसत का चैप्टर भी हमने पढ़ा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब यदि हमें तीनों का औसत निकालना है तो तीनों के अंकों का योग ज्ञात करना होगा। अब योग ज्ञात करने के लिए दो तरीके आपके पास हैं। देखिए पहला तरीका ये कि यदि 750 टोटल परीक्षा के अधिकतम अंक हैं और ए ने लिए 52%, ए ने लिए भाई 52%, तो आप इसका 52/100 अलग निकाल लीजिए। ऐसे ही 750 का भाई बी ने 64% लिए तो आप इसका 64% अलग निकाल लीजिए। ऐसे ही फिर 74% अलग निकाल लीजिए। वो ए के, बी के और सी के नंबर हो जाएंगे। ए बी सी के नंबर हो जाएंगे तो उनका योग करने के बाद 3 से भाग कर दीजिए। ठीक है भैया, औसत आ जाएगा। या फिर इतना लंबा चौड़ा सवाल ना करके आसान से शब्दों में समझिए। देखिए भैया आसान से शब्द ये हैं कि ए के पास टोटल 52% नंबर हैं, बी के पास 64% नंबर हैं और सी के पास 74% नंबर हैं। तो हम क्या करें, ए बी सी के परसेंटेज का योग कर लीजिए। तो इनका योग 190% हुआ। अब यदि हम परसेंट का योग 190% और देखिए अधिकतम अंक कितने हैं 750। अब आप 750 का डायरेक्ट ही 190/100 कर लीजिए तो क्या होगा कि इन तीनों का इकट्ठा योग ज्ञात हो जाएगा। 2 जीरो से मैं काट दूं भाई, तो इन तीनों का योग 1425 आया। अब आपसे पूछा कि भाई तीनों का औसत क्या है, और औसत का सूत्र आप लोग जानते हैं कि योग बटे संख्या। अब संख्या 3 है तो 3 से ही भाग कर दीजिए, 475 उनका औसत होगा। ठीक है भाई, आसान से क्वेश्चन है सभी। इन्हें एक बार देखिए और एक बार खुद स्वयं निकालने की कोशिश कीजिए। कोई ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। 162 क्वेश्चन देखिए कि एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है। इनमें से 1,66,000 पुरुष हैं। यदि कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित हो और कुल पुरुषों का 70% शिक्षित हो तो बताइए शिक्षित स्त्रियों की संख्या क्या होगी। देखिए भाई टोटल जो जनसंख्या है, कुल जो जनसंख्या है वो 2,96,000 है और इन कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है। तो 50% होता है आधा, या आप 50/100 लिख लीजिए या डायरेक्ट 1/2 लिख लीजिए। तो 2 से भाग कर दो भाई, कितना आ गया 1,48,000। तो टोटल जो जनसंख्या है जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही हैं, 1,48,000 व्यक्ति महिला और पुरुष दोनों शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। अब सवाल ये कह रहा है कि भाई ये जो 2,96,000 है इनमें से 1,66,000 पुरुष हैं। तो जो पुरुष हैं वे कितने हैं भाई 1,66,000। और सवाल के अनुसार पुरुषों का 70% शिक्षित है। तो 70% 70/100 या सीधा आप 7/10 भी लिख सकते हैं। तो जो पुरुष शिक्षित हैं वो 1,66,000
16,200 हैं। अब देखिए कुल जनसंख्या जिसमें महिला और पुरुष दोनों हैं, टोटल पढ़ी लिखी जनसंख्या 1,48,000 है और उनमें से जो पुरुष हैं पढ़े लिखे पुरुष 1,16,200 हैं। अब यदि टोटल पढ़ी लिखी जनसंख्या में से टोटल पढ़े लिखे पुरुषों की जनसंख्या घटा दी जाए तो बताइए पढ़ी लिखी महिलाएं आएंगी या नहीं आएंगी? तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या क्या होगी? 1,48,000 में से 1,16,200 घटाने 31,800 होंगे। अतः शिक्षित स्त्रियों की संख्या 31,800 है। ठीक है भाई। सवाल नंबर 163 देखिए कि 605 टॉफी कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की जनसंख्या के 20% के बराबर टॉफी मिले, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफी मिली? देखिए सवाल ये कह रहा कि भैया प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिले। देखिए यहां पर लिख लो बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या और यहाँ पर प्रत्येक बच्चे को मिली टॉफी, प्रत्येक बच्चे को मिली टॉफी। ठीक है, प्रत्येक को मिली। अब कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिली। भाई परसेंट की बात चली, परसेंट होता है 100 का, मन ने माना कि बच्चों की संख्या 100 है। अब यदि बच्चों की संख्या 100 है तो 100 का 20% 20 ही हुआ, इसलिए प्रत्येक बच्चे को टॉफी जो है वो 20 मिली। तो काटने के बाद छोटा कर दो, 20 से कम 20 और 20 पंजे 100। इसका मतलब माना यदि बच्चों की संख्या 5 है तो प्रत्येक बच्चे को एक टॉफी मिली, तो अनुपात बच्चों की संख्या और प्रत्येक को मिली टॉफी का अनुपात 5:1 है। अब सवाल के अनुसार कुल टॉफी जो हैं वो 605 हैं, तो 605 टोटल टॉफियां हैं। और भैया देखिए अनुपात का नियम ये बोल रहा है कि अगर आपके पास यहाँ कुल टॉफियां हैं, कुल मतलब योग, तो टॉफियों को योग को आप अनुपात में टॉफियों के योग से भाग कर दीजिए। अब आपके पास 5 बच्चे हैं और प्रत्येक को एक टॉफी मिले, तो 5 ही कम 5, तो कुल टॉफी कितनी हुई? 5 ही हुई। और 5 से भाग कर दूं तो 121 बार। अब देखिए सर हमने यहाँ 5 की और 1 की गुणा की, और गुणा वाले केस में जितनी संख्या उतना ही मूल निकालते हैं। अब संख्या 5:1 दो संख्या है तो आप वर्गमूल निकाल लेंगे, और 121 का वर्गमूल 11, इसलिए जो 11 है ये कॉमन है। अब कॉमन की गुणा, यदि आपसे पूछे बच्चों की संख्या बताओ तो 5 में कर दीजिए, 11 पंजे 55 तो बच्चे हैं टोटल क्लास में। और यदि पूछे कि प्रत्येक को कितनी टॉफी मिली, तो प्रत्येक को टॉफी अनुपात के रूप में 1 मिली, तो गुणा 11 की 1 में कर दीजिए, तो 11 एकम 11, प्रत्येक को टॉफी 11 मिली। आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिली, तो आपका आंसर 11 होगा। यदि पूछा जाए कि कुल बच्चे कितने हैं, तो कुल बच्चे 55 होंगे। ठीक है भैया। सवाल नंबर 164, एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8 वृद्धि होती है। आप यहाँ 1/8 पढ़िए, छूट गया था भाई, कि उसकी ऊंचाई का 1/8 वृद्धि होती है। अब यदि पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर हो तो 2.5 वर्ष में इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी? देखिए जब पेड़ की वृद्धि या जनसंख्या की वृद्धि कमी की बात की जाए तो ये जो सवाल हैं ये सेम चक्रवृद्धि सवाल की भांति ही ज्ञात किए जाते हैं। अब चक्रवृद्धि की अगर हम बात करें तो जो आज की अमाउंट होती है वो मूलधन के कहलाती थी, और भैया वहां पर सूत्र था, मैं चक्रवृद्धि के सूत्र की बात कर रहा हूँ, मूलधन और 1 + दर बटे 100 की घात समय। और इतना करने के बाद जो बराबर में ज्ञात होता था वो मिश्रधन ज्ञात होता था, क्योंकि मिश्रधन का मतलब है ब्याज जुड़ने के बाद, यानी घट। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, ब्याज कभी घटता नहीं तो हमेशा बढ़ते बढ़ता है, इसलिए हमेशा यहाँ प्लस ही होगा। लेकिन इस सवाल के अनुसार यहाँ ऊंचाई बढ़ भी सकती है और ऊंचाई घट भी सकती है, तो मिश्रधन बढ़ने घटने के बाद जो होगा वो मिश्रधन होगा, जो आज है वो मूलधन होगा। और वृद्धि आप उसे दर के अनुसार या गुणा के अनुसार ले रहे हैं, तो इस तरह का जो सवाल है वो हमेशा चक्रवृद्धि की भांति ही ज्ञात करते हैं। अब आपके पास देखिए जो पेड़ की ऊंचाई है वो 8 मीटर है, तो 8 लिखिए, और भैया लिखिए कोष्ठ बनाने के बाद 1। अब ये जो 1/8 की वृद्धि है, भाई वृद्धि है तो प्लस लिख लीजिए, और कमी की बात करते माइनस लिखते हैं। और यदि यहाँ पर जहाँ 1/8 की वृद्धि है, यदि यहाँ परसेंट की बात होती जैसे 5%,
तो हम लिखते 5/100, 10%, 10/100, लेकिन यहाँ परसेंट ना होकर 1/8 गुणा वृद्धि है तो डायरेक्ट आप 1/8 ही लिख लीजिए। उसके बाद घात समय, अब समय दिया भाई 2.5 वर्ष, तो 2.5 वर्ष न लेकर आप पहले पूरा पूरा समय लीजिए, पूरा पूरा 2 वर्ष है तो आप घात 2 कर दीजिए। ठीक है, 8 गुणा 1 प्लस वृद्धि है तो प्लस और कमी है तो माइनस 1/8 और ऊपर पूरे पूरे साल उठाओ 2। अब रह गया भाई आधा साल, तो देखिए दोबारा से फिर लिखिए 1 प्लस 1/8। अब देखिए जो 1/8 है, 1/8 गुणा वृद्धि भाई 1 साल में हो रही है और आगे बच रहा है नंबरदार आधा ही साल। तो जब 1 साल में 1/8 की वृद्धि है तो आधा साल यानी 6 माह में कितनी वृद्धि होगी। अब यदि समय आधा तो भाई वृद्धि भी आधी, तो जहां 1/8 है उसका आधा कर दो, 1/2 की गुणा करने के बाद 1/8 दूनी 16। यदि समय आधा है तो भाई वृद्धि भी आधी, समय तिहाई है तो वृद्धि भी तिहाई है, समय चौथाई है तो वृद्धि भी चौथाई। जैसे 1 साल में आपको 10 रुपए मिलते हैं तो क्या 6 महीने में भी 10 रुपए मिल जाएंगे? नहीं भाई, 1 साल में अगर 10 रुपए हैं तो 6 महीने में समय आधा है तो रुपए भी आधे यानी 5 ही आपको रुपए मिलेंगे। तो 1 वर्ष में 1/8 की वृद्धि है तो 6 महीने में आधे वर्ष में 1/16 की वृद्धि होगी। इसलिए जो आधा वर्ष बचा हुआ है उसमें जो वृद्धि है वो 1/16 है, तो 1 प्लस वृद्धि है तो प्लस और कमी है तो माइनस और 1/16। और भाई हल कर दूं तो शुरू का तो 8 जो का तो गुणा, देखिए इसकी गुणा करते हैं जी, 8 ही कम 8, अगर प्लस है तो ये ऊपर की संख्या जोड़ दें, माइनस तो घटा दें। 8 ही कम 8 और 1 9/8 और ऊपर घात 2 है तो 9/8 2 बार लिख दिया और गुणा इसी प्रकार 16 कम 16 और 1 17/16 और बराबर काटने के बाद पेड़ की जो टोटल वृद्धि है वो 10.76 आई। अब यदि आपसे पूछा जाए कि उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी तो आपका आंसर 10.76 हो जाएगी। लेकिन आपसे पूछा कि वृद्धि कितनी होगी, भाई पेड़ की ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी। अब बढ़ने के बाद पेड़ 10 छंतर का हो गया और पहला कितने का था 8 मीटर का, तो आप 8 घटा लीजिए तो वृद्धि की अगर बात करें तो 2.76 हुई और यदि कुल पेड़ की बात करें तो 10 छंतर आपका आंसर होगा। देखिए भाई सवाल नंबर 165 तो आप देखकर पहचान गए होंगे। इसी चैप्टर के जो पिछले भाग हमने पढ़े थे, कई भागों में 2-3 भागों में इसी तरह के कई सवाल हम पढ़ चुके हैं। आसान क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए आप स्वयं निकालिए, न निकले तो वीडियो देखिए, लेकिन इस तरह के सवाल आपके छूटने नहीं चाहिए। गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में पहले से 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है, तो भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना होगा। भैया सबसे पहली बात तो यह, भाई जब 20% की कमी आई तो 80% बचना चाहिए। तो अगर मैं 80% लिखूं तो हमें ये देखना होगा कि 600 रुपये में वो पहले से 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद कर लाया। अब 10 किलोग्राम अधिक लाया तो कुल कितने गेहूं खरीद कर लाया। अब यदि आपके पास कुल गेहूं की मात्रा हो तो फिर तो आप 80/100 बराबर कुल गेहूं निकाल सकते थे, लेकिन 20% कमी होने के बाद 10 किलोग्राम गेहूं अधिक आए तो हमें यह नहीं पता भाई कि 10 किलो गेहूं अधिक आए तो मैं कुल कितने गेहूं लाया या कल कितने गेहूं लाया था, हम ये नहीं कह सकते। तो इसलिए यहाँ पर 80/100 नहीं लिखा जाएगा। तो फिर क्या लिखा जाएगा भाई साहब, देखिए जी, जब गेहूं के मूल्य में 20% कमी आई तो कमी या वृद्धि का मतलब होता है अंतर। तो जैसे ही 20% यानी 20/100 की कमी आई तो दुकानदार ने आपको 10 किलो गेहूं अधिक दे दिए। अच्छा एक बात बताओ, दुकानदार ने 10 किलो गेहूं अधिक क्यों दिए? क्योंकि आपके जो मूल्य था, जो गेहूं का मूल्य था उसमें 20% कमी आ गई और यदि भाव कम हुआ होगा, भाव घटा होगा तो आपके कुछ रुपए बच गए होंगे। तो दुकानदार ने आपके रुपए ना दे के आपको 10 किलो गेहूं अधिक दे दिए। अब माना आपके 5 रुपए बच रहे तो क्या 5 रुपए में दुकानदार 10 किलो गेहूं दे देगा? नहीं भाई साहब, इसका मतलब ये हुआ कि 20% अगर मेरे रुपए बचे और दुकानदार ने 10 किलो गेहूं अधिक दे दिया तो 20% में 10 किलो गेहूं आते होंगे, तभी तो उसने 20% बचने के बाद 10 किलो गेहूं दिया। वरना क्यों, 1 रुपया बच गया तो घी का टीन थोड़ी देर तक ठाका आपको। तो यदि 20% कमी होने के बाद 10 किलो गेहूं अधिक हैं तो इसका मतलब 20% ही 10 किलो के बराबर है। और यदि 20% बराबर 10 किलो तो कुल कितना, तो भाई 100 ऊपर
और 20 नीचे। देखो 20 तक काट दो 5 बराबर कितना 50। तो आज आप 50 किलो गेहूं खरीद कर लाए। अब 50 किलो गेहूं खरीद कर लाए, लेकिन रुपए कितने दे रखे सवाल में भाई 600। अब 600 रुपए हैं, 50 किलो गेहूं है, एक जीरो काट के कितना आ गया 12 पंजे 60। तो 12 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं का भाव होगा। ठीक है भाई। 166 क्वेश्चन है कि एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% फुटबॉल खेलते हों तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। देखिए कुल जो छात्र हैं वे 600 हैं, जबकि प्रत्येक यानी 600 के 600 में से कुछ ऐसे हैं जो हॉकी खेलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। अब यदि हॉकी खेलने वाले को देखा जाए तो 75% व्यक्ति हैं या छात्र हैं, और फुटबॉल वाले कितने हैं भाई 45%। और जब सवाल के अनुसार सभी कुछ ना कुछ खेलते हैं तो इन्हें जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 120%। तो 120% छात्र कुछ ना कुछ खेल खेलते हैं। मगर एक बात बताइए भाई साहब, भाई आप जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप एक साथ दो व्यक्ति बैठे और रोजाना दो ही देखते हैं तो दो ही 100% है, क्योंकि कुल का मतलब होता है 100%। 10 व्यक्ति हैं तो 10 ही 100% है। किसी क्लास में 40 व्यक्ति बैठे तो 40 व्यक्ति अगर रोज आते होंगे, टोटल 40 का ही नामांकन है तो 40 ही 100% होता है। इसलिए अगर वहां पर सभी के सभी व्यक्ति खेलते हैं तो इनका जो योग है वो 100% आना चाहिए था, लेकिन परसेंट आया 120। तो कितना अधिक आया भाई 20% ही दिखाया। तो ये 20% अधिक क्यों आया, क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेल खेलते हैं। और जो दोनों खेल खेलता है, माना आप कोई अमित जी हैं और वो दोनों खेल खेलते हैं, तो वे तो 75 में भी जुड़ रहे होंगे और वे तो 45 में भी जुड़ रहे होंगे। इसका मतलब 120 में तो 2 बार जुड़ गए होंगे। अब यदि कोई एक व्यक्ति 2 बार जुड़ जाए या एक वस्तु को आप 2 बार गिन लें तो एक फालतू होगा। इसी प्रकार हो सकता है कितने व्यक्ति हों 2 4 10 20 हो सकते हैं। और यदि दोनों जगह जुड़ेंगे हॉकी में भी और फुटबॉल में भी, तो भाई परसेंट जहां 100 आना था वहां जाओ तो हो ही जाएगा। इसका मतलब परसेंट टोटल होता है 100 का, लेकिन 100 से ज्यादा आया 20%। तो ये 20% ज्यादा इसलिए आया क्योंकि ये दोनों खेल खेलते होंगे। अब यदि 20% दोनों खेल खेलते होंगे और आदमी है सारे 600 तो कुछ है जी कि दोनों खेल कितने विद्यार्थी खेलते होंगे। तो आप इन 600 का 20% निकाल लीजिए। 6 दूनी 12, 120 बालक ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। 167 क्वेश्चन की एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय 44% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता हो और 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हो तो कुल कर्मचारी कितने हैं। देखिए जी, जो इससे पहला क्वेश्चन पढ़ा लगभग उसी प्रकार का सवाल है, बस थोड़ा सा फर्क दे दिया। क्या दे दिया कि वहां टोटल थे, आपसे पूछा दोनों कितने हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। यहाँ पर दोनों यानी चाय और कॉफी दोनों पीने वालों की संख्या 40 है, आपसे कुल पूछ लिया, बस इतना सा फर्क है। तो देखिए भाई 72% तो ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, 44% ऐसे हैं जो भाई कॉफी पीते हैं। तो 4 2 6 116% हो गया। अब आप ही बताओ, जब आप टोटल को प्लस करोगे तो परसेंट तो 100 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ 100 सा फालतू हुआ। क्यों? क्योंकि 16% फालतू हैं, तो 16% ऐसे होंगे जो दोनों ही चीज पीते होंगे, चाय भी और कॉफी भी। अब परसेंट के अनुसार 16% हैं जो दोनों चीज पीते हैं, लेकिन सवाल कह रहा है कि भाई 40 हैं जो दोनों चीज पीते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 16% ही 40 के बराबर है। और यदि 16% यानी 16/100 बराबर 40 है, तो आपसे पूछ रहा कि कुल कितना। तो भाई 100 ऊपर और 16 नीचे, काट का आप छोटा कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, निकाल लो अपना आंसर, निकाल लो भाई। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सवाल नंबर 168 है कि एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में और 42% दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण रहे, फेल रहे, जबकि 15% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे। अब यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 हो तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। देखो केवल एक ही विषय में, सबसे पहली बात, एक विषय केवल इस पहले वाले की बात नहीं है। एक ही विषय का मतलब है चाहे वो पहले वाले में पास हो चाहे वो दूसरे वाले में पास हो। इसका मतलब ये है
चाहे वो पहले वाले में फेल हो तो दूसरे में नहीं होना चाहिए, दूसरे में पास होना चाहिए, और दूसरे में फेल है तो पहले में नहीं होना चाहिए, पहले में पास होना चाहिए। इसका मतलब एक तरफ पास एक तरफ फेल, एक ही विषय का फेल होना चाहिए, दोनों विषय का फेल नहीं होना चाहिए। तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, देखिए भाई, अगर पहले वाले विषय की बात करूं तो 35% बालक फेल हैं, देखो उन्होंने स्वयं दिया कि भाई अनुत्तीर्ण है। दूसरे वाले विषय की बात करूं तो दूसरे वाले में 42% बालक फेल हैं। और सवाल ये भी कह रहा है कि जबकि 15% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे। अब 15% यदि दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है तो आप एक बात बताओ, मानो सपोज करो इधर मैथ के बालक बैठे, इधर इंग्लिश के बालक बैठे जो फेल हैं। अब ये 10 बालक ऐसे हैं जो दोनों और फेल हैं। जब आप यहाँ मैथ ही गिनेंगे भाई कितने फेल हैं, तो नंबरदार 10 यहाँ बैठे हुए होंगे, क्यों, क्योंकि इधर भी फेल हैं। जब आप ये मैथ की गिनने के बाद इंग्लिश की गिनेंगे ये, तो ये 10 बालक यहाँ से उठ के यहाँ बैठ जाएंगे, क्योंकि ये इंग्लिश में ही फेल हैं। तो जो दोनों और फेल होते हैं उनकी गिनती मैथ में भी होगी, उनकी गिनती इंग्लिश में भी होगी। तो इसलिए जो 10% हैं वे तो 35% में भी जुड़ रहे होंगे, और वे तो 42% में भी जुड़ रहे होंगे। और आपको चाहिए केवल वे जो केवल एक ही विषय में अनुत्तीर्ण है। और भैया जो 15% है ये दोनों में फेल हैं, और दोनों फेल जो हैं वे हमें नहीं चाहिए। तो आपको इस 35 में से भी 15 घटाना होगा और 42 में से भी 15 घटाना होगा। तो जो भाई दोनों और फेल हैं वे तो नालायक हैं, उन्हें तो नहीं हम ले सकते। तो इसलिए अगर जो पहले वाले विषय की बात करें जहाँ 35% फेल हैं, उनमें 15% दोनों विषय के फेल हैं, तो माइनस कर दीजिए, तो 20% ऐसे हैं जो पहले विषय में केवल एक ही विषय के फेल हैं। लेकिन ये 15 42 में जुड़ रहे होंगे, तो यहाँ से माइनस कर दीजिए, तो कितने रह गए भाई 27। तो 27 ऐसे हैं जो केवल दूसरे में फेल हैं। अब भी चाहे पहले में फेल हो चाहे दूसरे में फेल हो, अकेले अकेले विषय में 20 हैं और 27 हैं, कुल मिलाकर 47% बालक फेल हैं। ये 47% बालक ऐसे हैं जो केवल एक ही विषय में फेल हैं, वो चाहे आपका फर्स्ट विषय हो या चाहे वो आपका सेकंड विषय हो। और यदि कुल 2500 छात्रों की संख्या है, तो अब टोटल जो हैं वो 2500 छात्र हैं। अब 2500 में से हमें 47% निकालना। ये पूछ रहा है कि भाई बताइए ऐसे कितने छात्र हैं जो एक ही विषय में फेल है, वो चाहे पहला विषय हो और चाहे वो दूसरा विषय हो। तो आप 2500 का 47%, तो ऐसे 1175 छात्र हैं जो केवल एक ही विषय में अनुत्तीर्ण है, फेल हैं, चाहे वो भाई पहले वाला विषय हो और चाहे वो दूसरे वाला विषय हो। ठीक है जी। सवाल है 169। एक दुकानदार अपने ग्राहक से क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य पर कोई वस्तु खरीद लेता है। अब यदि ग्राहक ने भाई 9,039 रुपये दिए हों तो दुकानदार ने कितने में खरीदा था। देखो इसके हम दो प्रकार से हल कर लेते हैं भाई। यदि हम बात करें, अगला जो चैप्टर है वो लाभ हानि का चैप्टर है, उसी का क्वेश्चन आपके पास आ गया हो, कोई बात नहीं, एक सवाल आ गया पढ़ लीजिए, बाकी इसके बाद हम लाभ हानि का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। देखो जो 15% है वो अधिक है तो 115/100 लिख लीजिए, और कम है तो 100 में से घटाकर 85/100 लिख लीजिए। अब जो मूल्य दिया 9,039 रुपये, वो किसी ग्राहक का मूल्य दिया कि ग्राहक ने कितने में खरीदा, और ग्राहक ने किस तरह खरीदा दुकानदार पता है। तो बताओ पहला ग्राहक खरीद कर लाया कि दुकानदार। इसका मतलब पहले तो भाई दुकानदार खरीद कर लाया होगा, तब सेकंड नंबर पर ग्राहक ने खरीदा होगा। तो ये आपका ग्राहक का मूल्य दे रखा और दुकानदार का मूल्य पूछ रहा, यानी सेकंड मूल्य दिया और फर्स्ट मूल्य पूछ रहा। देखो उल्टा पूछ रहा तो उल्टी गुणा कर दो। उल्टी गुणा का मतलब है 100 ऊपर 115 नीचे कर दो। तो दुकानदार ने उस वस्तु को 7860 में खरीदा था। तो एक तो सिंपल ये कि भाई अगर दुकानदार का अमाउंट दे रखा है और ग्राहक का अमाउंट पूछ रहा, देखो पहले दुकानदार खरीद कर लाया फिर ग्राहक ने खरीदा। अब यदि पहले अमाउंट देकर सेकंड पूछा, सीधा पूछा सीधे गुणा। भाई 15% का लाभ है तो गुणा 115/100 कीजिए। लेकिन यदि सेकंड अमाउंट देकर पहले अमाउंट पूछ रहा तो उल्टा पूछ रहा, उल्टी गुणा, जो 115/100 है 100/115 कीजिए। या फिर आप इस प्रकार कर सकते हैं कि भाई दुकानदार उसे कितने में खरीद कर लाया था वो तो नहीं पता, लेकिन दुकानदार के मूल्य से वो 15% अधिक। तो अगर दुकानदार के मूल्य में 15% अधिक 115/100 कर दिया जाए तो वो ग्राहक का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। और भाई हमें पता कि देखो दुकानदार का मूल्य क्या है वो तो पता नहीं, मैं x मान लूँ या कुछ भी, और गुणा 115/100 बराबर ग्राहक का मूल्य सवाल में दे रखा है कि 9,039 है। अब इस x की वैल्यू ज्ञात करनी, तो देखो 100 गुणा
मैं पहुंच गया और 115 बटे में आ गया। बात वही है 100 बटे 115 जो मैं भी कह रहा था कि आप उल्टी गुणा कर दीजिए। यहाँ भी आप काट कर छोटा कर लीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो भाई जो हम RS अग्रवाल का जो गणित पढ़ रहे हैं, क्रमानुसार हम सभी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं प्रत्येक चैप्टर के। इससे नेक्स्ट भी हम चैप्टर पढ़ेंगे, कल ही आपके लिए नई वीडियो आएगी। उसमें प्रतिशत के चैप्टर का ये 170 लास्ट क्वेश्चन है। ये आपका आज प्रतिशत का चैप्टर खत्म हो रहा है। और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि पहले किसी संख्या में 10% कमी कर दी गई, फिर 10% वृद्धि कर दी गई, और यदि इस प्रकार मूल संख्या, ये जो प्राप्त संख्या है वो मूल संख्या से 50 कम है, तो बताइए मूल संख्या क्या होगी। देखो 10% कमी कर दी, फिर 10% वृद्धि कर दी। मैंने आपको एक सदाबहार का सूत्र पढ़ाया था, सदाबहार का सूत्र। आपने नहीं पढ़ा तो पुरानी वीडियो जो आपके प्रतिशत की आपके प्लेलिस्ट में है उन्हें जाकर एक बार जरूर देखिए। सदाबहार का यहाँ पे तैयार हो जाएगा। और यदि आप सदाबहार से न करें तो मैंने इसे 100 के हिसाब से भी हल कराया था। किस प्रकार, देखिए भैया कि माना किसी वस्तु की कीमत 100 रुपए है। अब पहले तो 10% कम कर दिया 90 बटे 100, फिर हमने 10 की वृद्धि कर दी तो 110 बटे 100। काट का छोटा कर दो, देखो 100 तो 100 काटता है, दोनों जीरो ये काट दे, 1199। तो जो वस्तु पहले 100 रुपए की थी अब वो वस्तु 99 की आई, तो इसका मतलब अंतर जो है वो 1% का आया। 1% भाई, परसेंट मैंने 100 मानना था, 100 को परसेंट बोल सकते हैं। तो अंतर जो है या जो कमी है वो 1 बटे 100 की है। और वास्तविक में सवाल क्या कह रहा है कि 50 की कमी है। इसका मतलब 1% ही 100 के बराबर है। और जब 1 बटे 100 बराबर 50, सॉरी यहाँ 50 है, 100 भूल गया था भाई, दोबारा देखिए 1 बटे जो 100 है वो 50 के बराबर है। तो पूछे बताइए कुल कितना। अब यदि 1 बटे 100 बराबर 50 के बराबर है तो पूछ रहा है कुल कितना। तो कुल के लिए 100 ऊपर और 1 बटे में, देखो बटे में तो कुछ नहीं होता, बराबर कितना जी 5000। तो उसकी मूल कीमत जो थी वह 5000 रुपये थी। ठीक है भैया।